से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो PYQ डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 20 क्वेश्चंस, उसको आपने देखा होगा। और इसमें हम और 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करके 20 क्वेश्चंस हम अलग अलग पार्ट्स में लाएंगे, मतलब 10:30 बजे के पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं समय बिना बर्बाद किए हुए। पुरास्थल हड़प्पा स्थित है, तो पुरास्थल हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या हो जाएगा इसका? अंगुतर निकाय। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज ऋग्वेद। अगला, रसायन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ रस रत्नाकर के लेखक हैं। रसायन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ रस रत्नाकर के लेखक कौन है? तो रस रत्नाकर के लेखक हैं नागार्जुन साहब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन। अगला है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। कौन है? इसमें ऑप्शन गलत टिक किया गया है, ऑप्शन इसका डी होगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज तरंगिणी के लेखक है? तो राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। कल्हड़ जो है एक जम्मू कश्मीर के काश्मीरी पंडित हैं, तो कल्हड़ साहब ने राज तरंगिणी की रचना की है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था? तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। देखिए, एक क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाए बिल्कुल। जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आंसर आपको याद आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप स्थित है? तो भरहूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, कुल कितने संस्कार होते हैं? तो कुल 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, तो कुल 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है, यानी जब वनों को हम नष्ट करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव, इसका गलत प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो वनों के नष्ट करने पे इसका जो गलत प्रभाव होता है वो मृदा अपरदन पर पड़ता है, यानी डिफॉरेस्टेशन का जो बैड इम्पैक्ट है वो सॉइल इरोजन पे पड़ता है, तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा, दैट इज मृदा अपरदन पर। मृदा अपरदन यानी जो मिट्टी होती है उसका खिसकाव जो होता है, खिसकाव नहीं कह सकते, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी घटक होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी घटक पादप होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी घटक यानी ऐसे आपके एनिमल्स, ऐसे आपके कह सकते हैं आप जीव जो स्वयं का भोजन स्वयं ही बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, उनको हम स्वपोषी घटक कहते हैं। तो पादप यानी पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। कैसे होता है? एक दिशात्मक, यानी एक दिशा में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी विच इज अ नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल सोर्स है? और ट्रेडिशनल सोर्स की बात करें तो पेट्रोलियम है, ट्रेडिशनल में कोयला आता है, ट्रेडिशनल में न्यूक्लियस एनर्जी भी आता है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है यानी जो सौर विकिरण है ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये नॉन ट्रेडिशनल है, यानी ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज सौर विकिरण। अगला है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के माध्यम से होता है, यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। अगला है, भारत में हरित क्रांति संबंधित है? तो भारत में हरित क्रांति
गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। वैसे तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो इसमें ये गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन दोनों से संबंधित है, लेकिन जब हरित क्रांति प्रारंभ हुआ तो उससे गेहूं के उत्पादन पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति है वो मुख्य तौर पे गेहूं से संबंधित है। वैसे तो वो गेहूं और चावल दोनों से संबंधित है, लेकिन प्रभाव ज़्यादा गेहूं पे पड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, दैट इज गेहूं के उत्पादन से। अगला है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का कारण जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक विशेषता होती है कि वो अपने अंदर जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हीट को बाहर जाने नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीट लेके आती हैं, तो वो जो हीट लेके आती है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब करता जाता है, लेकिन उसको उस हीट को वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए कंसिस्टेंटली जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो हमारे पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि यानी बढ़ोतरी। अगला है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि का कारण है वो है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। यानी जो भी हमारे पोल वाले स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया में जो भी कंट्रीज आते हैं या फिर जो भी एरियाज आते हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। अब जब वो बर्फ़ पिघल रहा है तो महासागरों में जो जल का स्तर है, जो वाटर का लेवल है ओशियंस में, वो बढ़ रहा है। तो ओशियंस में वाटर का लेवल बढ़ने का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ए, दैट इज 1973 ईस्वी में। याद रखना स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये थे आपके 25 और क्वेश्चंस। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हम ला रहे हैं धीरे धीरे अगले वीडियोज़ में। तो कंसिस्टेंटली हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है वीडियो में तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको पिन कर दिया जाएगा और आपका नाम भी लिख दिया जाएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बताया है, जिन्होंने वेरीफाई किया है। तो और आप भी यदि क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो कुछ भी ना बताएं, ये नहीं कि हमारी गट फीलिंग आ रही है कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको वेरीफाई करें गूगल से या फिर जो भी आपके पास माध्यम है, किताबें हैं, वेरीफाई करके आप बताएं। हम लोग भी वेरीफाई करके बता रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप लोग का भी सहयोग इसमें अति आवश्यक है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आप लोग भी सहयोग देते रहें, आप लोग भी आंसर जो सही है वो बताते रहें। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।